हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो पर। तो फिर से एक बार मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, तो ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। अब देखिए, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा ये क्या होता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, there exist unique integers q and r satisfying a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ज़ीरो के छोटा और बराबर हो सकता है आर आपका, और छोटा होगा किससे, बी से, यानी कि ज़ीरो लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी। ठीक है, आपने बचपन में छोटी क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड मतलब कि ए, डिवाइज़र मतलब कि बी, कोशेंट मतलब क्यू और प्लस रिमाइंडर मतलब आर। तो हमेशा ध्यान रखना कि ए ग्रेटर देन बी, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। क्यों? क्योंकि ए को हम डिविडेंड मानने और बी को हम डिवाइज़र मानने, और आपको पता है कि डिविडेंड ऑलवेज ग्रेटर देन डिवाइज़र। यस। तो अब इसी तरह से आप एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में मिलेगा, जो नई वाली एनसीईआरटी आप लोग लेकर आए हैं उसमें ये नहीं मिलेगा। लेकिन हमको सीखना सब कुछ है, क्योंकि हम आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम सब कुछ पढ़ते हैं। अब देखिए, यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 12576, यानी 4052 और 12576, इन दोनों का HCF निकालना है। लेकिन HCF निकालना कैसे है आपको? यूक्लिड्स एल्गोरिथम की मदद से, इसका यूज़ करके आपको HCF निकालना है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये होता है आपका, और ज़ीरो से लेस देन इक्वल टू आर होता है, और आर लेस देन क्या होता है आपका, बी होता है। और एक कंडीशन होती है कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा होता है। अब देखिए, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 12,000 वाला बड़ा नंबर है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 12,576, और बी जो है आपका छोटा होता है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 4052 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4052। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो एल्गोरिथम है इसका मतलब क्या है? ये जो आपका एल्गोरिथम है इसका मतलब क्या होता है? इसमें हमको क्या लिखने होते हैं? स्टेप्स लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? स्टेप्स लिखने होते हैं। अब वो स्टेप्स लिखते कैसे हैं मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, b मतलब कि क्या होता है आपका? डिवाइज़र। तो b यानी कि इससे डिवाइड लगाएंगे, यानी कि 4052 को इधर रखेंगे, इससे डिवाइड लगेंगे किस में? 12576 में। और आपको ये पता चल रहा है कि 3 टाइम्स जाएगा भाई, 4000 का 3 टाइम्स करेंगे तभी तो 12,000 आएगा। तो 3 टाइम्स कर दीजिए। 3 टाइम्स करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और फिर 1 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12। इसको माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा। अब ये जो आपका रिमाइंडर आया है ये क्या बन जाएगा सर? डिवाइज़र बन जाएगा, और जो आपका डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि 4052 इधर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये इसका पूरा 10 टाइम्स अगर हम करें तो आपको दिख रहा है कि 4200 हो जाएगा। तो आप इसका 9 टाइम्स कर दीजिए। अब 9 टाइम्स करेंगे, 9 0 0, 9 2 ज़ा 18, और 9 4 ज़ा 36, और एक 7 यानी 37, और इसको माइनस कर देंगे आप, और यहाँ पर आपका 2 बचेगा। 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर यहाँ पर आपका 2 बचेगा। ठीक है, 9 में से 7 गया, 2 बचा। अब ये रिमाइंडर है, ये डिवाइज़र बन जाएगा। जो डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा आपका? डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि 420। अब ये सीधा सीधा 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो 272, ठीक है। तो कितना बचेगा अभी? यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, फिर यहाँ पर आपका 4 बचेगा, फिर यहाँ पर आपका क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब इसको फिर से आपने क्या बना दिया? डिवाइज़र बना दिया। फिर से इसको डिवाइज़र बना दिया आपने, इसको इधर ले लेंगे डिविडेंड के तौर पर, ठीक है।
फिर से 1 टाइम्स जाएगा ये तो 148, फिर इसको माइनस करो, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, यहाँ पर 1 बचा और 148 आपका बचेगा। फिर से आपको यहाँ पर 1 टाइम्स जाएगा तो 124, फिर इसको माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। फिर से 124, ठीक है, तो 5 टाइम जाएगा तो 24 पंजे 120 होते हैं। बचा कितना आपके पास में, 4 बचा, ठीक है, 4 बचेगा। फिर से आप ले लेंगे 24 को, ठीक है, तो 6 टाइम जाएगा 24 और रिमाइंडर 0। अब यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्ब्डा की मदद से, यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से जब आप किसी भी एचसीएफ को निकालते हैं, जहां आपका रिमाइंडर 0 आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ। यानी 4 पर आपका 0 आया है तो 4 आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। तो अब एक बहुत ही काम की चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ, इसको नोट करके आप लिख लेना, याद कर लेना, स्टार बना लेना कि रिमाइंडर बिकम्स, रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आपका बचता है तो रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र। ठीक है, आपने देखा ना कि रिमाइंडर बचा था तो ये डिवाइज़र बन गया था, तो रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र एंड डिवाइज़र बिकम्स, एंड डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड। तो जो आपका डिवाइज़र होता है, ये डिवाइज़र था स्टार्टिंग में तो ये बीच में आ गया था यानी डिविडेंड बन गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र एंड डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड। यस, तो अब जो मैंने आपको बताया था कि ये जो एल्गोरिथम होता है इसमें आपको क्या लिखने होते हैं सर, स्टेप्स लिखने होते हैं। तो वो स्टेप्स कैसे लिखते हैं कि भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए मतलब ये वाला नंबर्स, तो आप यहाँ पर स्टेप नंबर 1 लिखने वाले हैं। तो स्टेप 1 जब आप लिखेंगे यानी कि 12,576 इक्वल टू, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ये कोशेंट हो गया और ये आपका बी हो गया, तो बी क्यू होता है यानी कि 4052 इंटू में 3 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया था आपका 420। ठीक है, देखिए ये चीज़ और ये अलग है, मेरे पास में थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसलिए मैं यहीं कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना आप लोग। अब देखिए इतना इतना स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि भाई 4052, तो 4052 लिया था हमने और 420 था हमारे पास, उसकी मल्टीप्लाई 9 के साथ करी थी, रिमाइंडर बचा था हमारे पास में 720। ठीक है, तो भाई रिमाइंडर जब तक आपका 0 नहीं आ जाएगा तो आपको बिल्कुल चलते रहना है। ठीक है, अब स्टेप नंबर आपने 3 लिखना है। तो जैसे ही सर आप स्टेप नंबर 3 लिखेंगे वो क्या था आपका 420, यानी कि 420 तो 7272 इंटू 1 और प्लस 148। ठीक है सर, स्टेप नंबर 4 आपको लिखना है। स्टेप नंबर 4 आप लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, यानी कि 272 कैसे आया था, 272 कैसे आया था आपका, 148 की मल्टीप्लाई आपने 1 में करी थी। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर यानी कि 124। अब इसी तरह से 148 आपका आएगा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 पर आपका 148 आएगा। 148 कैसे आया था, 124 मल्टीप्लाइड 1 और रिमाइंडर आपका कितना था 24। अब उसके बाद में आपका स्टेप नंबर क्या आएगा सर, 6 आएगा। स्टेप नंबर 6 आएगा। स्टेप नंबर 6 क्या है आपका, ये रहा आपका स्टेप नंबर 6, 124। 124 आपका कैसे आया था, जब आपने 24 की 5 में मल्टीप्लाई करी थी और 4 को ऐड कर दिया था, यानी यहाँ पर 4 है रिमाइंडर। एंड स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 क्या है आपका 24। तो 24 आपका कैसे आया था, जब आपने 4 इंटू 6 करा और रिमाइंडर आपने लिया 0। अब देखिए यहाँ पर आपका r बराबर कितना आया है 0, यहाँ पर आपका r बराबर कितना है 4, यहाँ पर आपका r बराबर कितना है 24, यहाँ आपका r बराबर कितना है 124, यहाँ आपका r बराबर कितना है 148 आपको दिख रहा होगा, एंड यहाँ आपका r बराबर कितना है 272 और यहाँ आपका r बराबर कितना है सर, r बराबर 420। ठीक है, तो ये आपके रिमाइंडर्स आते जा रहे हैं।
और जैसे ही आपने देखा कि रिमाइंडर आपका ज़ीरो आया है और ज़ीरो रिमाइंडर आएगा, तो जैसे ही ज़ीरो रिमाइंडर आएगा तो वो वाला डिवाइज़र आपका HCF हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टेप 7 is the last step. Step 7 is the last step. Hence, HCF of 1, 2, 5, 7, 6 and 4052 is 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। HCF इस तरह से निकालते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा की मदद से। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर जो आपका 2 है, वो एग्जाम्पल नंबर 2 आपका क्या है सर? एग्जाम्पल नंबर 2 है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो q आपका सम इंटीजर है और इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर आपको ऐसा लेना है और पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपको 2q + 1 की फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो आप इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसके सॉल्यूशन में आप मान लेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड b = 2। सर b = 2 क्यों लिया है आपने? देखिए, जो भी q के साथ में होगा आप उसको b की वैल्यू बना लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा। ठीक है, तो सर अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा। क्या होता है सर? a = bq + r और 0 r क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी होती है। यस, तो ये आपका होता है। अब इसको अगर आप लिखोगे, देखिए a = b की जगह कितना है? 2, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2 और q + r। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। सर r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? ध्यान से देखिए, r आपका 0 के बराबर हो सकता है, तो आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो आप 1 ले सकते हैं। लेकिन b से क्या होगा? छोटा। अब b की वैल्यू कितनी है? 2, तो सर 2 से छोटा 1, तो आपके पास में सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यू आती हैं r की। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपने यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा का फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया, a = bq + r, तो कंडीशन क्या होती है कि r जो होता है आपका वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन लेस देन होगा किसके? b के। ठीक है, यानी b से क्या होगा सर? आपका छोटा होगा वो। अब देखिए b की वैल्यू 2 है, यानी 2 से छोटा और 0 के बराबर। ठीक है, तो भी आपने ले लिया 0 के बराबर तो 0 ही होता है और 2 से छोटा क्या होता है? आपका 1 होता है। तो r की 2 पॉसिबल वैल्यू आपके पास में आ गई। अब आप एक एक करके पुट कर दीजिए यहाँ पे कि व्हेन r = 0। तो जब आप r = 0 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा सर? 2q + r की जगह 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 2q। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, और इसी तरह से आप नेक्स्ट वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पर लिख दीजिए व्हेन r = आपके पास में 1 है,
तो अगर r इक्वल टू 1 है तो a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 2q प्लस में 1, तो r की जगह 1 रख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि हैंस फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू every positive integer, every positive integer is of the form 2q। ठीक है, तो देखिए 2q में आ रहा है आपका, ठीक है, एंड every positive odd integers, ठीक है, every positive even, यहाँ पर आप even लिखिए, ठीक है, कि every positive even integer of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q प्लस 1। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वेयर q इज सम इंटीजर्स। अब ध्यान से सुनिए सर, आपने क्या बोला कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि 2q जो है आपका इवन है, और आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि 2q प्लस 1 आपका क्या है ऑड है? तो ध्यान से सुनिए सर, जब भी हम कोई नंबर लेते हैं और उसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं तो वो आपका इवन कहलाता है, और जब हम आपको 2 से कॉमन नहीं ले पाते हैं, 2 को कॉमन नहीं ले पाते हैं, तो वो ऑड कहलाता है। अब जैसे मेरे पास में यहाँ पर मैंने लिख दिया 2q, ये क्वेश्चन का नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो क्या यहाँ से ऐसे करके 2 कॉमन नहीं आ सकता? क्या मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं लगा सकता? भी 2 से डिवाइड लगाऊंगा, पूरा डिविजिबल है 2 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका इवन हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2q प्लस 1, क्या यहाँ से आप ऐसे करके 2 कॉमन ले सकते हैं? भाई q तो आपने कॉमन ले लिया, बट यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो इसको 1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे पॉसिबल है ही नहीं, ये तो मैं 1/2 लिख कर दिखा रहा हूँ। तो जहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका इवन कहलाता है। जहाँ से आप 2 कॉमन ले ही नहीं सकते तो वो आपका ऑड कहलाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, तो 2q प्लस 1 को इसलिए मैं ऑड कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो आई होप सो कि आपको एक एग्जाम्पल नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी है। तो जब आप एग्जाम्पल नंबर में 3 आपको कराऊंगा तो और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 फिर से आप देख लीजिए क्या है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, वेयर q इज सम इंटीजर्स। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर्स। ओके सर, तो अब देखिए हमको सिर्फ ऑड इंटीजर्स कैसे चाहिए? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स चाहिए सर। मैंने पहले यहाँ पर अंडरलाइन कर दी है, और ये आपसे पॉजिटिव इवन इंटीजर भी पूछ सकता था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे कि लेट, ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है सर? इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। हमने ए को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, एंड बी इक्वल टू, सर बी इक्वल टू क्या मानोगे सर? अभी पिछले क्वेश्चन में तो बताया जो क्यू के साथ होता है उसको बी मान लेते हैं। तो क्यू के साथ क्या है 4, तो बी बराबर हो गया 4। ठीक है, तो बाई अप्लाइंग लिख दो या यूजिंग लिख दो, बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमना।
तो यूक्लिड डिवीज़न लेमना को अप्लाई कर दो, क्या होता है सर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, कंडीशन क्या होती है, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा r, लेकिन छोटा होगा b से। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं सर आपकी। सबसे पहले तो इसको लिखिए, a बराबर b की जगह आप 4 रख देंगे, q हो गया, बचा आपके पास में r। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r। सर r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं सर, 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, तो सर 0 के बराबर लो पहले तो 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3। सर 4 तो आप ले नहीं सकते, क्यों भाई, b से छोटा है r, और 4 अगर आपने ले लिया तो b बराबर तो 4 है, तो क्या हो जाएगा b, फिर b के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें तो b से छोटा रखना है। तो 4 से छोटा क्या होता है, 3, भाई मैक्सिमम वैल्यू आप 3 ले सकते हैं, तो 0 1 2 3। तो अब यहाँ पर आपको लेना है व्हेन r इक्वल टू 0, तो r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा सर, 4q, यहाँ पर आपने 0 रख दी तो प्लस 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर ये आपकी 1 हो जाएगी सर, क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। व्हेन r इक्वल टू 1, अगर r इक्वल टू 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q, r की जगह आपने 1 रख दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी आपकी। व्हेन r इक्वल टू 2, अगर r इक्वल टू 2 लेंगे तो a बराबर 4q प्लस 2 हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 3। व्हेन r इक्वल टू 3 लेंगे, अगर r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर ये आ गई आपकी 4। अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए, आपसे क्या कहा था कि आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3। तो अब जो हमने सॉल्व किया कौन कौन सा करा है सर, 4q प्लस 1 एक तो इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है, 4q प्लस 3 इक्वेशन नंबर 4 में आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे सर कि इक्वेशन 1 एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 एनी पॉजिटिव, इक्वेशन 1 एंड 4 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ, any positive odd integer of the form 4q plus 1 and 4q plus 3। तो ये दोनों आपके ऑड हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से आप 2 कॉमन ही नहीं ले सकते, क्योंकि 1 2 का मल्टीपल है ही नहीं, और यहाँ से भी आप 2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 3 भी 2 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, वो क्या होता है आपका, ऑड होता है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में वो पूछने लगता कि शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन यहाँ पर ऑड की जगह इवन बोल देता, तो आपका आंसर क्या हो जाता सर, इक्वेशन नंबर आपका आंसर हो जाता है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, इवन हैं। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर किसकी तरफ, 4 की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 जो है आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, मैंने साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, अ स्वीट सेलर, एक मिठाई बेचने वाला है, हैज़, जिसके पास क्या है, 420 काजू बर्फीज़ एंड 130 यानी 130 बादाम बर्फीज़। शी वांट्स
टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ सम नंबर्स। तो वो कुछ स्टैक लगाना चाह रहा है, उसमें कुछ नंबर यानी सेम नंबर लेना चाह रहा है, ठीक है। दे टेक अप लीस्ट एरिया, और वो चाह रहा है कि कम से कम एरिया उसका घिरे। वॉट इज़ द मैक्सिमम नंबर, देखिए इसको अंडरलाइन में कर रहा हूँ, वॉट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम नंबर उसने बोल दिया है, दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो मैक्सिमम की बात आ गई, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि HCF जो होता है ना आपका HCF, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट बोल दो या मैक्सिमम बोल दो, बात तो एक ही। तो यहाँ पर आपको HCF निकालना है। अब देखिए उसने हमसे बोला तो है नहीं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा का यूज़ कीजिए और HCF निकालिए, फिर भी मैं आपको यूक्लिड से ही सिखाऊंगा, लेकिन जो प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते हैं वो मैं आगे जब एक्सरसाइज कराऊंगा वहाँ सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा की मदद से ही सिखाने वाला हूँ। तो सर यहाँ पर लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर आप लिख देते हैं बाय यूजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या होती है सर, ये कंडीशन आपको पता है कि R जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है बट B से छोटा होता है, और A ऑलवेज ग्रेटर देन B होता है, ये भी आपको पता होता है। तो आपको पता है कि 420 और 130 में से क्या बड़ा है सर, 420 बड़ा है। अगर 420 बड़ा है तो ये A हो जाएगा। B इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 130। अब देखिए क्वेश्चन को आप जमाना बिल्कुल सीख गए हैं कि किस तरह से कंडीशन लेते हैं, कैसे R की पॉसिबल वैल्यूज़ लिखते हैं, पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताई है। अब ये सारी चीज़ें जब आपने सेट कर दी तो अब आपके पास में क्या बचा कि 420 में आपको डिवाइड लगाना है, किससे लगाना है सर आपको डिवाइड, ठीक है। तो 130 से, तो 130 से आप डिवाइड लगाइए, तो 130 से आप डिवाइड लगाएंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 390, 13 39, 390, इसको घटा दो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो कितना बच गया, 3। तो अब आपको क्या पता चलना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया था पिछला, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, वो पेज मैंने आपका पीछे रख दिया है। मैंने क्या बताया था कि रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र एंड डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड। तो ये आपका यहाँ पर डिविडेंड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर 13 है, तो ये सर आपका 4 टाइम जाएगा, 30 से 4 टाइम्स करेंगे तो 120 आपका आ जाएगा। और जैसे आपका 120 आएगा यहाँ पर, तो रिमाइंडर में क्या बचेगा सर, आपका 10 बचेगा। और आप जानते हैं कि रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र, डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड, और 3 टाइम्स जाएगा आपका 30, और यहाँ पर बन जाएगा 0। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा में जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 होता है वही आपका HCF होता है। तो HCF कितना होगा इसका, 10। तो आंसर क्या होगा, 10। बट उसको लिखेंगे कैसे कि सर जो आपका स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर जो 1 था, देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा। यहाँ पर जो आपका स्टेप नंबर 1 था वो क्या था कि आपने 420 को लिया था, ठीक है, यानी कि ये वाला A, ठीक है। देखिए इस ही फॉर्म में आपको लिखना होता है, मैं इसको एक बॉक्स में बना देता हूँ। देखिए A ये आ गया, B मतलब क्या है आपका, B ये रहा 130 तो लिया था आपने, ये हो गया आपका 130 इंटू Q, यानी कोशेंट कितना था आपका 3 था, और रिमाइंडर कितना बचा था आपका 30, तो आपका 30 बचा था। अब इसको देखो सेटिस्फाइड कर रहा है ना, अभी इसको सॉल्व करोगे आप तो यही आएगा 420। तो स्टेप नंबर 1, अब जैसे आपने स्टेप नंबर 1 लिखा तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि R यहाँ पर 30 है, तो यहाँ लिख देंगे आप R इट इज़ नॉट इक्वल टू 0।
अब r अगर 0 नहीं आया तो आपको अगला स्टेप यानी कि स्टेप 2 बनाना पड़ेगा। तो स्टेप 2 क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि r 0 नहीं आया है इसलिए बना रहे हैं सर। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है आपका, 130 लिया था आपने। 130 को आपने कैसे करा था कि 30 × 4 करा था और फिर आपने 10 को रिमाइंडर ले लिया था। अब सर जब 10 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया तो फिर से आपने लिखा r इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्डा, तो फिर आपका स्टेप नंबर 3 बन गया। फिर आपका स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 आपका क्या था कि इस बार आपने 30 को लिया था। 30 को लिया था, 10 × 3 करोगे और प्लस में 0 करोगे। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। और जब आपका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता है तो तब आप यहाँ पर लिखते हैं कि स्टेप 3 इज़ द लास्ट स्टेप। स्टेप 3 इज़ द लास्ट स्टेप। तो हेंस 130 एंड 4 to 0, ठीक है, का जो HCF है वो कितना बन जाएगा सर, रिमाइंडर 0 था किस पर, 10 पर, तो 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। अब देखिए आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब मैंने आपको 4 एग्जाम्पल कराए हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4। हमेशा से मुझे एक बात ही ध्यान है, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में था मैं 10th में 12th में, तो हमारे एक सर थे राजीव द्विवेदी, वो फिजिक्स पढ़ाते थे। तो वो हमेशा हमसे एक ही बात कहते थे कि एग्ज़ाम्पल पढ़ के चले जाओ, पास तो हो ही जाओगे। यानी कि एग्ज़ाम्पल हमेशा से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इस तरह के जो ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलेंगे नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला लगाया और आंसर आपका आ गया। मतलब बोर्ड वगैरह में तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलते ही हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे कोई कंपटीशन है या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं या कहीं इंटरव्यू क्रैक करना है आपको, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो इन पे अपनी पकड़ बनाइए और मजबूती के साथ में पढ़ते रहिए। और ये मत सोचिए कि हमारे सिलेबस में ये है नहीं और नहीं है, तो आपको सिर्फ सीखने से मतलब है, आप चीज़ों को सीखिए। और जब आप चीज़ों को सीखेंगे, देखिए अब HCF आपने इस तरीके से सीख लिया, और जो आपके सिलेबस में है तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो नई बुक में है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो आपको मैं डेली कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूँ, जब प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं HCF पढ़ाऊँगा तो इतना बेहतरीन सिखा दूँगा LCM भी और HCF भी, कि हमेशा आपके माइंड में रहेगा कि वाकई किसी ने सिखाया है। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट अब वीडियो आएंगी हमारी कल, ठीक है। तो अब मैं आपको यहीं पर ही काफ़ी मैंने आपको पढ़ा दिया 4 एग्जाम्पल, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सीखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।